किसको पढ़ रहे हैं? बीसल देव रासो को पढ़ के चलेंगे। बीसल देव रासो के लेखक देखो कौन है? नरपति नाल। और इनका रचना काल क्या है? 1155 ईस्वी, है ना। क्यों है? अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन, व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी थी, वो रसायन शब्द देखो यही मिला था इन्हें, रामचंद्र शुक्ल को। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसी रसायन शब्द के आने से ही रासो, जो रासो है ना, रासो की उत्पत्ति किससे मानी थी? व्युत्पत्ति रसायन शब्द से ही मानी थी। इस चीज को याद रखना। और ये पद बार बार पूछा जाता है ये किसका है, तो आप याद रखना ये बीसल देव रासो का पद है, जो कि नरपति नाल ने लिखा है। ठीक है, इस चीज से आप समझ के चलेंगे होंगे। अब आता है देखो मोतीलाल मनेरिया, इसका रचना काल 16वीं शताब्दी मानते हैं। वे नरपति नामक किसी गुजराती कवि को इसका रचयिता मानते हैं। उन्होंने क्या बोला था? इधर देखो नरपति नाल है इसके राइटर कौन है? बीसल देव रासो के नरपति नाल। लेकिन जो आपके मोतीलाल मनेरिया हैं, उन्होंने बोला कि ये कोई मोतीलाल मनेरिया क्या बोलते हैं? ये नरपति है, नरपति नाल नहीं बोला उन्होंने, किसी नरपति नामक किसी गुजराती कवि को इसका रचयिता माना, और ये रचना को माना 16वीं शताब्दी का। बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। काव्य स्वरूप अगर हम बात करें तो मुक्तक काव्य है। कुल छंद की हम बात करते तो 128 छंद है। अब 128 छंद इसलिए बोला जाता है इसमें क्योंकि 128 छंद वाली प्रति इसकी प्रकाशित भी हुई थी, इस तरीके से इसको 128 बोलते हैं। हालांकि बीसल देव रासो में 128 ही छंद का ऑप्शन भी आता है पेपरों में। नायक अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय, विग्रह राज चतुर्थ भी कहीं कहीं पे इसका जिक्र होता है। राजा आणा के पुत्र हैं ये। ठीक है, देखो अजमेर का राजा आणा ए का पुत्र बी, ऐसे याद रख लेना, ए बी। अजमेर के आना का पुत्र बीसल देव तृतीय, विग्रह राज चतुर्थ। और नायिका देखो मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती। और ये जरूर याद रखना कि राजमती किस कहानी की पात्र, एक प्रकार से कह सकते हैं किस रासो ग्रंथ की पात्र है, तो आप याद रखना बीसल देव रासो में राजमती है। और नायक कौन है? बीसल देव तृतीय या फिर विग्रह राज चतुर्थ। अब काव्य विभाजन की हम बात करते हैं तो इस बीसल देव रासो का काव्य विभाजन हुआ है 4 खंडों में। कितने खंडों में हुआ है? तो 4 खंडों में इसका विभाजन हुआ था। प्रथम खंड को देखते हैं, अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती का वर्णन। अच्छा, राजमती के विवाह भी बोल सकता है, उसमें विवाह वर्णन है। अब देखो द्वितीय खंड में रानी के किसी व्यंग से रुष्ट होकर राजा बीसल देव का उड़ीसा चले जाना और 1 वर्ष तक वहीं प्रवास करना। ठीक है, इसीलिए 12 मासा, हिंदी में 12 मासा का सबसे पहला वर्णन किस रचना में है? तो बीसल देव रासो में ही है। क्यों है? इधर देखो, रानी के किसी व्यंग से रुष्ट होकर राजा बीसल देव का उड़ीसा चले जाना, उड़ीसा चले जाते हैं और तथा वहाँ 1 वर्ष तक वहीं प्रवास करना। अब 1 वर्ष मतलब 12 महीने, तो 12 महीनों का जिक्र किया गया है। राजमती जब परेशान होती है, रोती है, दुख करती है, तो एक एक महीने को काटती जाती, तब आता है कि 12 मासा का जिक्र, पूरे 12 महीनों का जिक्र उसमें हुआ है। कि अगर मान लो कोई गर्मी का माहौल आ रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठंड का आ रहा है तो क्या हो रहा है, बरसात आ रही तो क्या हो रहा है, तो पूरे 12 महीनों का उसमें जिक्र हुआ है। अब इधर देखो तीसरे खंड में क्या बोल रहा है? रानी राजमती के विरह का वर्णन एवं बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। ठीक है, उड़ीसा से लौटना। अब इधर देखो चौथे खंड में देखो क्या है? राजा भोज परमार का अपनी पुत्री को घर ले जाना, अपने मायके लेके चले जाता है, तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ ले आने का वर्णन है। अजमेर का चित्तौड़ है ना, अजमेर भी बोल सकते हो, चित्तौड़ ले आने का वर्णन है। तो आपको ये 4 के 4 खंड याद होने चाहिए कि पहले खंड में दोनों का विवरण दिया हुआ है, दूसरे खंड में क्या दिया हुआ है? वो रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाता है, पूरे 1 साल का वर्णन है। तीसरे में राजमती के विरह का वर्णन है, उड़ीसा से, और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना है। चौथे में क्या है कि जो
राजा भोज परमार है वो अपने पुत्र को अपने घर लेके चले आता है। फिर वो राजा उसको लेने के लिए क्या करता है, वो वहीं वापस जाता है अपने ससुराल और उसे लेके चित्तौड़ जाता है। अब है विशेष तथ्य बीसल देव रासो के। ठीक है, बीसल देव के वीर चरित्र का चित्रण उनके राज कवि सोमदेव के द्वारा स्वरचित संस्कृत नाटक ललित विग्रह राज में मिलता है। ललित विग्रह राज। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो बीसल देव के वीर चरित्र का चित्रण, क्योंकि जो बीसल देव रासो है वो वीरतापूर्ण नहीं है, वो गेय पद काव्य है, गेय पद गाने वाला काव्य है वो। तो बीसल देव, जो बीसल देव विग्रह राज चतुर्थ है, उनके जो वीरतापूर्ण, जो वीरता का वर्णन किया गया है वो बीसल देव रासो में तो नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि जो बीसल देव के वीर चरित्र का चित्रण, उनका जो राजकवि था, किसका, बीसल देव का राजकवि कौन था, सोमदेव के द्वारा स्वर रचित, मतलब सोमदेव के द्वारा रचित संस्कृत नाटक ललित विग्रह राज में भी किया गया है। मतलब बीसल देव का जो असली वीरता का वर्णन हुआ है, तो उनके जो राजकवि थे सोमदेव, उन्होंने ललित विग्रह राज नाम से लिखा है काव्य, उसमें उनका वीरतापूर्ण वर्णन है। और बीसल देव रासो वीरतापूर्ण वाला नहीं है, इस चीज को समझना। यह काव्य ग्रंथ नहीं है, इसे केवल गाने के लिए रचा गया था। किसको, बीसल देव रासो को। मैंने क्या बोला था, गेय पद काव्य है ये। ठीक है, अब इधर देखो, इसकी रचना शैली पिंगल है। इसकी रचना शैली कैसी है, बीसल देव रासो की पिंगल शैली है। पिंगल शैली तो बोलो तो PAB, पब। पब का मतलब क्या होता है, देखो, पिंगल अपभ्रंश में यदि ब्रज जुड़ जाए, अपभ्रंश भाषा के साथ अगर ब्रज का प्रयोग होने लग जाए तो वहाँ पे पिंगल शैली बनती है। और अगर मान लो अपभ्रंश में राजस्थानी जुड़ जाए तो वहाँ पे डिंगल शैली का प्रयोग होता है। अब एक मिनट रुकेंगे जरा सा। हाँ, हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ से माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हिंदी में 12 मासा, 12 मास मतलब 12 महीनों का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ से माना जाता है। प्रथम माह इसमें कार्तिक है, जो प्रारंभ कब होता है, अक्टूबर नवंबर में। ये वाला पॉइंट भी आ सकता है कि 12 मासा का पहला माह कौन सा शुरू हो रहा है बीसल देव रासो का, तो आप बोलेंगे कार्तिक। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, अब मुझे पता लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो। चौपाई छंद में, चौपाई छंद में, एक मिनट है, चौपाई छंद में सब पहली 12 मासा रचना, चौपाई 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 रचना, चौपाई काव्य में पहली 12 मासा रचना कौन सी है, वो मुझे आप बताएंगे। अब आ रहा है परमाल रसो। एक मिनट पानी पी लूं। अगली रचना आ रही है परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक है जगनिक और इसका रचना काल दिया हुआ है 1230 विक्रमी। ठीक है, प्रधान रस क्या है इसका, वीर रस है परमाल रासो का। आश्रित कवि, देखो इधर परमाल जगनिक जो है आश्रित कवि कहाँ के हैं, परमर्ती देव। ठीक है, कालिंजर और महोबा के थे ये, परमर्ती देव के यहाँ पे आश्रित कवि थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो परमाल रासो विशेष तथ्य में देखो, यह यूपी, ये बहुत बार पूछा गया, यह यूपी और यूके उत्तराखंड में इस काव्य को आल्हा या आल्हा खंड कहा जाता है। परमाल रासो को यूपी और उत्तराखंड में इस काव्य को आला या आला खंड कहा जाता है। इस काव्य को ज्यादा वर्षा ऋतु में गाते हैं, आषाढ़ व श्रावण में। ठीक है, तो परमाल रासो जो आला खंड है इसको सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में गाया जाता है, आषाढ़ और श्रावण वाले महीने में। इस रचना को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड के नाम से प्रकाशित किया गया था। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा है ये परमाल रासो के लिए। परमाल रासो जो लेखक कौन है, जगनिक हैं, 1230 विक्रमी, वीर रस की रचना। ठीक है, क्या बोल रहा है इस रचना को, मतलब परमाल रासो का नाम तो परमाल रासो बाद में पड़ा है, पहले से आलाखंड बोलते थे। सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आलाखंड के नाम से प्रकाशित किया गया और अनुवाद कराया था वाटरफील्ड ने। ठीक है, इसका अनुवाद तत्कालीन कलेक्टर जो थे चार्ल्स इलियट थे और अनुवाद कराया था, यह अनुवाद कराया था किसने, वाटरफील्ड ने कराया था।
अब बात करते हैं, बाद में श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी प्रचारणी के माध्यम से परमाल रासो के नाम से प्रकाशन कराया। ठीक है, कब? 1921 में। तो मतलब समझ रहे हो, परमाल रासो का पहले नाम क्या था? आलाखंड था। आलाखंड के नाम से उसे फर्रुखाबाद के जो तत्कालीन जिलाधीश थे या कलेक्टर थे, चार्ल्स इलियट ने इनको 1865 में प्रकाशित कराया था आलाखंड के नाम से, और बाद में श्याम सुंदर दास इसको परमाल रासो के नाम से भी प्रकाशित कराता हूँ। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, ये हर कोई नहीं बताता कि ऐसा आ जाएगा कि इसको आलाखंड को परमाल रासो के नाम से किसने प्रकाशित किया था, तो वहाँ पे चार्ल्स इलियट ही लगा देता हर कोई। लेकिन आलाखंड को परमाल रासो के नाम से प्रकाशित किया था श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, और चार्ल्स इलियट ने उसको आलाखंड के नाम से प्रकाशित कराया था 1865 में। वो क्या थे? फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे। और उसका अनुवाद कराया था, या किया था मतलब अनुवाद किसने किया था? वाटरफील्ड ने किया था। अब बात करते, देखो इन गीतों का गेय का मुख्य केंद्र है बैसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड माने जाते हैं। आला और ऊदल के वीर चरित्र का वर्णन है प्रति कोई भी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, इनकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। ठीक हो गया। बैसवाड़ा में गाते हैं, महोबा में गाते हैं, बुंदेलखंड में गाते हैं। और आला और ऊदल कौन थे? दो वीर सैनिक थे। ठीक है, परमर्ती देव के यहाँ पे। इधर देखो, सबसे ऊपर मैंने बता भी रखा आपको। ये देखो कहाँ रह गया हमारा बीसल देव, अरे ये रहा परमर्ती देव। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम करते हैं खुमाड़ रासो में। अगला रचना आ रही है खुमाड़ रासो। लेखक कौन है इनके? देखो, दलपत विजय। रचना काल 9वीं सदी। इसीलिए जो रासो साहित्य आता है ना, रासो साहित्य, रासो में वीरता, वीर साहित्य की सबसे जब पहले बात आती है, वीर ग्रंथ की, काव्य ग्रंथ की या प्रबंध काव्य की जब बात आती है, तो सबसे पहले खुमाड़ रासो का नाम जाता है। गीति काव्य परंपरा में रासो में जो आती है वो बीसल देव रासो का नाम जाता है। खुमाड़ रासो का नाम क्यों जा रहा है सबसे पहले? क्योंकि 9वीं शताब्दी का है, इसको याद रखना। विशेष तथ्य में ध्यान देना जरा सभी लोग। इस रचना में कुल, इनको नोट भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद जब आदिकाल भक्तिकाल आदिकाल की जब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा ना आपको, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या चीज़ है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन तुम्हें यहीं से कवर होंगे, और उसके बाद जो नए क्वेश्चन आएंगे वो भी तुम्हें इसमें ऐड अपने नोट्स में आप कर सकते हो। इस रचना में कुल 5000 छंद हैं। वीर रस की प्रधानता है किसमें? खुमाड़ रासो में, जो कि दलपत विजय ने लिखी है 9वीं शताब्दी में। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में है। ठीक है, खुमाड़ रासो की जो प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति है वो पूना संग्रहालय में संरक्षित है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। किसमें? खुमान रासो में किन के युद्धों का वर्णन है? तो बगदाद के खलीफा अल मामू और चित्तौड़ के रावल खुमान के बीच के मध्य हुए युद्धों का वर्णन है। शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान देना, 869 विक्रमी से 893 विक्रम तक माना है, तथा इनके द्वारा कुल 24 युद्ध किए गए थे। राजा खुमान के द्वारा कितने युद्ध किए गए थे? 24 युद्ध किए गए थे। और राजा खुमान का कार्य जो शासनकाल है वो 869 से 893 तक है। मतलब देखो 893 और 869, तो देखो 13 में से 9 गया तो बचा 4, अब बचा 8 में से 2। ठीक है, और देखो कितना समय बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो कहने का क्या मतलब है, 24 साल में 24 ही युद्ध उन्होंने किए भी हैं। इधर देखो, अब कुमार नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। प्रथम कुमार 810 से 865 तक है। ठीक है, दूसरे कुमार 870 से 900 तक हैं। मतलब कि देखो, और तीसरे कुमार 865 से 990 तक है। 965 से 990 तक है। 810 से 865, 65 में से 10 घटा दोगे तो 55 साल। 70 में से देखो 870 से 900 बोले तो 30 सर, और 65 और 90 बोले तो 70 और 20, मतलब 5 और 20 25।
25, 30 और 55 ऐसे भी आप बोल सकते हो कि 810 से 865, दूसरे में थे 870 से 900 और आपका 965 से 990, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इधर देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रही है, देखो खुमान रासो, यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। कौन सा ऐसा रासो ग्रंथ है जो राजस्थानी में लिखा है? तो खुमान रासो। इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदि काल में नहीं होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात बोली थी। क्यों बोली थी? क्योंकि ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी में। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक लाइन बोली है कि इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रासो ग्रंथ के लिए ये बात बोली थी कि इस ग्रंथ की चर्चा आदिकाल हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए? आपको पता हो जाना चाहिए खुमाण रासो। और खुमाण रासो का जिक्र कितने जगह हुआ है? 3 खुमाणों का हुआ है, 810 से 865 और 870 से 900 और 965 से 990। तो अब बढ़ते हैं आगे। हम्मीर रासो। हम्मीर रासो के लेखक देखो कौन है? सारंगधर है और रचना काल इनका है 1357 ईस्वी। ठीक है, विशेष तथ्य हम बात करते हैं हम्मीर रासो की। बहुत ज़्यादा डाउट रहता है हम्मीर रासो में, सारंगधर में। इस रचना का मूल ग्रंथ अभी तक अपर्याप्त है। किसका है मूल ग्रंथ? किसका अपर्याप्त है? याद रखो भैया, हम्मीर रासो, इस रचना का मूल ग्रंथ, हम्मीर रासो का मूल ग्रंथ अभी तक क्या है? अप्राप्त है हम्मीर। ठीक है, अब देखो प्राकृत पैंगलम में इस काव्य में कुछ छंद मिले हैं। इस काव्य के कुछ छंद मिले हैं, उन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की है। कहने का क्या मतलब? हम्मीर रासो का मूल तो कभी हमें मिला ही नहीं, अपर्याप्त था। लेकिन प्राकृत पैंगलम एक रचना हमें ऐसी मिली जिसमें क्या है कि हम्मीर रासो के बारे में जिक्र हुआ था। और हम्मीर रासो में जिक्र होने के साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल ने इसका लेखक किसको निर्धारित कर दिया था? सारंगधर को। हालांकि इसमें भी विवाद है, अभी देखते हैं क्या विवाद है, देखते हैं। देखो क्या बात आ रही है, देखो शुक्ल ने इसी ग्रंथ से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी। देखो कितना बड़ा पॉइंट है, कितना बड़ा पॉइंट है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत कौन सी रचना से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मान दी थी? तो आप बोलोगे हम्मीर रासो से, क्योंकि हम्मीर रासो की मूल प्रति मिली नहीं ना, इसलिए ना बोला यहाँ से समाप्ति होगी। राहुल सांकृत्यायन ने इसका लेखन जज्जल को माना, लेखक सॉरी रामचंद्र शुक्ल ने तो हम्मीर रासो का लेखक बोला सारंगधर को, और राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला कि इसका लेखक कौन है? जज्जल हैं। साथ ही साथ देखो विद्याधर, सारंगधर, बब्बर, जज्जल, इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पैंगलम है। और इसके संकलनकर्ता कौन थे? लक्ष्मीधर। तो लक्ष्मीधर ने प्राकृत पैंगलम का संकलन किया था, जिसमें कि 4 जो कवि थी उनकी रचनाओं का संकलन था, विद्याधर का, सारंगधर का, बब्बर का और जज्जल का। ठीक है, अब देखो ये पूरी बात आएगी अभी लक्ष्मीधर। मिश्र बंधु के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग सारंगधर ने किया। कितना बड़ा पॉइंट है, देखो ये कितना बड़ा पॉइंट है, ये सीधे एग्जाम में आने वाला पॉइंट है कि मिश्र बंधु के अनुसार जो ब्रज भाषा थी, मिश्र बंधु के नाम ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग सारंगधर ने किया था। हिंदी कविता में ब्रज भाषा का सबसे पहले प्रयोग मिश्र बंधु के अनुसार किसने किया? तो सारंगधर ने किया था। कौन बोल रहा है? ये मिश्र बंधु बोल रहे हैं। भैया हिंदी कविता के अंतर्गत ब्रज भाषा का सबसे पहले प्रयोग सारंगधर ने किया था। ये फैक्ट तुम्हें कहीं और अलग अलग किताबों में नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग किताबों में नहीं मिलेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब एक किताब में ऐसे फैक्ट आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो वीडियो देखते हम कितनी होगी, 24 मिनट की हो रही है और हमारे पास कितना है? विजय पाल रासो, बस हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। अगला रचना आ रही है विजयपाल रासो की, जिनके लेखक कौन है? देखो नल सिंह भाट, और रचना काल इनकी 16वीं शताब्दी, मिश्र बंधु के अनुसार 1298। देखो कितना अंदर की चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो विजयपाल रासो का नल सिंह भाट लेखक है और रचना काल 16वीं शताब्दी है। 16वीं शताब्दी ही याद रखना आप। लेकिन मिश्र बंधु ने इसका कार्यकाल कितना माना? 1298 माना है। किसका? विजयपाल का। ठीक है, और आपको पता भी होगा हिंदी साहित्य के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ 12 ग्रंथ ही बोले थे। कीर्तिलता, कीर्तिपता का हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, ये सबको उन्होंने अपभ्रंश के अंतर्गत रखा था।
और बाकी सबको क्या करा था उन्होंने, देश भाषा के अंतर्गत शामिल किया था 8 को। पता ही होगा आप लोगों को, है ना। नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में नीचे जाइए और पढ़िए उन चीज़ों को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ उसके माध्यम से। अब देखो विशेष तथ्य, यह ग्रंथ, और दूसरी चीज़ देखो, एक चीज़ समझने वाली चीज़ समझो, ये वो ग्रंथ हैं, ये वो जो नोट्स हैं, इनसे मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इन्हीं नोट्सों से मेरे स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो मुझे इन पे इतना भरोसा है कि जो इनको पढ़ेगा वो फेल तो नहीं होगा, उसका एग्ज़ाम कंफर्म निकलेगा और बहुत अच्छे नंबरों से निकलेगा। क्योंकि जब मैं इनसे पढ़ के मैं खुद काट सकता हूँ, इनसे पढ़ के मेरे स्टूडेंट निकल सकते हैं, तो इनसे पढ़ के आप भी निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, सीरियस होकर भरोसा करना पड़ेगा, इन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा इन पे। अगर आपके अंदर ये वाली चीज़ होगी ना, यार ये सही है, वो सही है, वो सही है, वहाँ से पढ़ूँ, क्या सही है, क्या सही है, तो ऐसे करते करते आप पाओगे कि आप ज़्यादा ज़्यादा चाहने पाने की चाह में कम भी आपके हाथ से निकल जाएगी चीज़ें। इसलिए आपके पास जो है आप उसी पे काम करने की कोशिश करो। हमारे पास यही था तो हमने इसी को बार बार पढ़ा और इसी से हमारा काम बन गया। विशेष तथ्य में देखते हैं, सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है। यह ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश में रचित है। किस में रचित है? अपभ्रंश में रचित है। मैंने क्या बोला था आपको, 12 ग्रंथ को ही साहित्यिक दृष्टि के अंतर्गत, साहित्य के अंतर्गत शामिल किया था रामचंद्र शुक्ल ने, जिसमें 4 अपभ्रंश के अंदर डाले थे उन्होंने। हमीर रासो, ये कौन सी थी, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनको 4 को रखा था। अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं, इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है। इसमें केवल 42 छंद ही उपलब्ध हैं। विजयपाल रासो में 42 छंद हैं और ये 16वीं शताब्दी की थी, लेकिन मिस्र बंधु ने इसका समय 1298 ईस्वी माना है। इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध के वर्णन या का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं इधर, रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो सबसे पहले देख लेते हैं कवि और दलपत विजय ने लिखी है देखो खुमान रासो और 9वीं शताब्दी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब रासो साहित्य पढ़ते हैं और उसमें जो प्रबंध काव्य आता है, सबसे पहले किसका नाम आता है, वो खुमान रासो का आता है, और गेय पद काव्य का नाम आता है तो बीसलदेव रासो का आता है। और इसमें देखो रस कौन सा है, वीर रस है, और भाषा कैसी है इसकी, देखो राजस्थानी है, और काव्य कैसा है, प्रबंध काव्य। मैंने यही बोला था कि रासो काव्य के अंतर्गत सबसे पहला प्रबंध काव्य कौन सा, खुमान रासो है। और अगर वीर गीत की बात करते हैं, गेय पद की बात करेंगे, देखो दूसरे नंबर पर क्या रहा है, नरपति नाल, जो लिखा किसने है, आपके बीसलदेव रासो ने लिखा था, 1200 विक्रमी, मतलब 1155 ईसवी। श्रृंगार रस है इसके अंतर्गत 4 खंडों में ये विभाजित था। 12 मासा का इसमें जिक्र है, हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का जिक्र है, और ये वीर गीत परंपरा पे है, ठीक है। गे पद है ये, वीरता पूर्ण हो सकता है, लेकिन क्या है, ये गीति काव्य है, एक प्रकार से ऐसे समझ के चलना है, इसे प्रबंध काव्य ये नहीं है। तीसरे नंबर पे देखो क्या आ रहा है, जगनिक आ रहा है। जगनिक ने परमाल रासो लिखी है, जिसको हम आला खंड के नाम से जानते हैं। आला खंड 1865 में चार्ल्स इलियट ने इसको प्रकाशित किया था। हालांकि बाद में श्याम सुंदर दास जो 1921 में इसको प्रकाशित कराते हैं परमाल रासो के नाम से, काशी से। 1230 ईस्वी की है ये, और ये वीर रस पे है, और ये वीर गीत परंपरा पर है, ठीक है। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा 1168 ईस्वी। 1168 ईस्वी में क्या है कि चंद्र बरदाई का जन्म के बारे में भी बताया गया है। वीर रस है ये, 69 अध्याय हैं, और ये पिंगल शैली में है। कौन सी शैली में है ये, पिंगल शैली में है, और प्रबंध काव्यात्मक महाकाव्य शैली में ये आता है। अब आ रहा है देखो केदार भट्ट, ठीक है। क्या आ रहा है, केदार भट्ट आ रहा है। केदार भट्ट का जयचंद प्रकाश, केदार भट्ट का क्या है, जयचंद प्रकाश, 1224 वीर रस और प्रबंध काव्य है ये। मधुकर भट्ट जय मंग जस चंद्रिका 1243, जो कि ये भी क्या है, प्रबंध। और ये दोनों कैसे हैं, अप्राप्त हैं, मतलब कि मिले हुए नहीं हैं, इनके कोई मूल साक्ष्य नहीं मिलते। केदार भट्ट का है जयचंद प्रकाश 1224, और मधुकर कवि का है जय मयंक जस चंद्रिका 1243, ठीक है। और दोनों प्रबंध काव्य हैं। अब अगले में देखो क्या आ रहा है, सारंगधर का आपको पता ही है, हमीर रासो 1357 ईस्वी, और ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। नल सिंह ने लिखे विजयपाल रासो, वीर रस है, इसमें 42 छंद थे, और वीर गीत परंपरा पर ये है। श्रीधर का देखो रणमल छंद है, श्रीधर ने रणमल छंद लिखा था 1454 ईस्वी में। कब लिखा था, 1454 ईस्वी में। वीर रस है, इसमें 70 छंद हैं, और ये डिंगल शैली में है। देखो रणमल छंद राजस्थानी वाला है, ये वीर गीत परंपरा पे है ये, ठीक है दोस्तों। श्रीधर ने क्या लिखा, रणमल छंद, 70 छंद हैं, डिंगल शैली में है, वीर गीत है, और 1454 का ये लिखा हुआ है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि रासो साहित्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा आएगा लौकिक साहित्य, और लौकिक साहित्य के बाद हम आदिकाल के मॉक टेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम भक्ति काल में शुरुआत कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। ये नोट्स अगर आपको देखो एग्जाम क्रैक करना है और आप चाहते हो कि यार हमें नोट्स ना बनाने पड़े, या फिर हम ऐसी नोट्स बना दें जहाँ पे हमें बना बुना मैटर मिल जाए, तो दोस्तों इससे अच्छा मैटर आपको नहीं मिलेगा। मिल सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें मैंने कई सारे बुकों से मिश्रण करके डाला हुआ है। ये यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, आप इसका किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, किस तरीके से आप सीखने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे खुद बोलूँगा कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में आप प्रोफेसर बनेंगे, तो आप इतनी अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे कि आपको ये चीज़ें पता चल सके कि नोट्स कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप नोट्स को पढ़ो एक बार, पूरा मेरा आदिकाल की सीरीज़ देखो, उसके बाद कहीं से मॉक टेस्ट मार के आना, और उसके बाद डिसाइड करना कि हमारे इन नोट्सों से कितना मैटर फंसा है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर देना, मुझे इसका इंतजार रहेगा। थैंक यू।